साथियों नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, अब इस चैनल का नाम ऑनलाइन एकेडमी से बदल करके एकेडमिक ज्ञान सेतु कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान की सुपर 2020 सीरीज़ में आज हम 5वें दिन पुनः उपस्थित हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। इनका वर्णन भाग 4 एवं संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। बिल्कुल सही कथन है ये। भारत के अलावा डीपीएसपी का उल्लेख अमेरिका तथा आयरलैंड के सिद्धांत में भी किया गया है। तो ये वाला सिद्धांत सही नहीं है। इसका उल्लेख अमेरिका के संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि भारत और आयरलैंड के संविधान में किया गया है। डीपीएसपी वास्तव में प्रस्तावना के आदर्शों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, प्रस्तावना तो ऐसी बनाई गई है कि उसकी झलक संविधान के सभी भागों में लगभग दिखाई देती है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा तो गलत है। थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत और आयरलैंड के अलावा विश्व के किसी अन्य देश के संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध कराने के आदर्शों की बात कही गई है, उन्हें राज्य इन डीपीएसपी मार्गदर्शक सिद्धांतों से पूर्ण करते हैं। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट्स, जो है इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए हम डीपीएसपी शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले समय में। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक सूचना दे दूं। इसके पहले हम लोगों ने मतलब ये सिलसिलेवार सीरीज हमारा चल रहा है। बिल्कुल, इससे हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और क्वेश्चन के स्वरूप को भी हम देखते हुए चलेंगे। सारे जितने फैक्ट्स हैं, एक भी फैक्ट्स छूटने नहीं पाएगा किसी टॉपिक पर। तो हम लोगों ने शुरुआत से ही देखा कि पहले कुछ संविधान की प्रमुख विशेषताओं का हमने अध्ययन किया क्वेश्चन के माध्यम से, और उसके बाद हमने जो है प्रस्तावना को देखा। फिर हमने जो है इसके बाद जो हमारा मूल अधिकार था उसको देखा, और अब हम इस कड़ी में हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी को। निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये प्रश्न अब काफ़ी आने लगे हैं। किसी का स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, चाहे इतिहास में हो चाहे संविधान में हो, और पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये संविधान की आत्मा निर्देशक तत्वों को जी ऑस्टिन महोदय ने कहा था। इसके अलावा देखते हैं और किसके लोगों ने क्या क्या कहा था। के.टी. शाह महोदय ने डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कहा था। अम्बेडकर जी ने कहा था डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को अनोखी विशेषता बताया। और टी कृष्णाचारी ने तो इसे बताया है सच्चा कूड़ेदान कहा है। डीपीएसपी की भावनाओं को सच्चा कूड़ेदान कहा है, यानी इनकी नज़र में ये सही नहीं था, इसलिए इन्होंने इसको कूड़ादान कहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देखते हैं। केवल राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना, केवल सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो दो हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये इनका प्रमुख जो है उद्देश्य है। जहाँ मौलिक व्याख्या देखते हैं, जहाँ मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है, वहीं डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के किन स्तंभों में झलकता है? तो संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य संविधान की प्रस्तावना में तो बिल्कुल झलकेगा। मौलिक अधिकारों में भी नहीं झलकता है, ये मौलिक अधिकारों में नहीं झलकता है। कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी में झलकता है और संविधान की प्रस्तावना में। तो ये और सी ये दोनों सही होगा। व्याख्या में हम लोग देखते हैं आगे। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, और स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, और समता 2 प्रकार के हैं। ये प्रस्तावना में है, इसे बिल्कुल रट जाओ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्याय कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता कौन कौन से हैं और समता कौन कौन सी है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों का प्रतीक है ये तीनों चीज़ें। इसी प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है, तो राज्य को मार्गदर्शन करके डीपीएसपी द्वारा भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष के संदर्भ में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में सुनिश्चित किया गया है। तो ये 39
ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अनुच्छेद 39 जो कि डीपीएसपी का अनुच्छेद है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसके अलावा जो अनुच्छेद 40 दिया हुआ है वो ग्राम पंचायतों के गठन का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि पंचायतों से संबंधित बहुत हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा और असमर्थों को लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये एक अधिकार की बात करता है, जिसमें जो असहाय, वृद्ध हैं और महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, इन लोगों को लोक सहायता प्रदान करने का भी राज्य को जो है निर्देश दिया गया है। और 44वां डबल 4 ये है एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जाना जाता है। अब चूँकि इसमें इसको कैसे याद करना है, डबल 4 दिया है गया है, 4 दोनों समान हैं, तो ये फिर 4 दोनों समान हैं, तो ये इसीलिए इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं। चूँकि दोनों अंक समान हैं तो समान सिविल कोड इसके लिए जो है हम याद रख सकते हैं। छठा प्रश्न, सूची को मिलान करना है। बिल्कुल चारों सूचियाँ मिली हुई हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। और संविधान के अनुच्छेद और विषय, अनुच्छेद 39 का जो है दिया गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो असहाय हैं उनको विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 का विषय है। अनुच्छेद 39 शोषण से बच्चों तथा वयस्कों की सुरक्षा। भी याद रखना, जो का चा ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, सीधे 39 पूछ लेगा, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। लेकिन हम चूँकि विधिवत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डीप भी पढ़ लेते हैं। और अनुच्छेद 42 से अनुकूल व्यवस्थाओं में ही कार्य प्रदान करना तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। यानी अनुकूल अवस्थाओं में, अनुकूल अवस्था कौन सी होगी, यानी कि जो काम करने की बिल्कुल फेवरेबल अवस्था होगी। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती जो है किसी कुएं में जो है काम करने के लिए कुदा दिया जाए, तो ये नहीं, अनुकूल अवस्था होनी चाहिए काम के लिए। तो ये 42वें संविधान संशोधन के में है, 42वें अनुच्छेद में है। और 43 नंबर का अनुच्छेद है कृषि एवं उद्योग में लगे सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह हेतु उचित मजदूरी देना। उचित दर से मतलब यानी कि उनको जीवन जीने के लिए जो मजदूरी मिलती है उतना तो मिलना चाहिए। किस में लगे हुए, कृषि कार्य और उद्योगों में लगे हुए लोगों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कुछ व्यवहारिक पहलू भी देख लेते हैं। सिर पर मैला ढोने को खत्म करने का प्रावधान अनुच्छेद 42 से ही अभिप्रेरित है। अब 42 में हमने क्या देखा था, 42 में था अनुकूल अवस्थाओं में। अब देखो ये भी तो एक प्रतिकूल अवस्था है, सिर पर मैला ढोना भी एक बिल्कुल ही अनफेवरेबल कंडीशन थी, इसलिए सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है इस प्रावधान को। तो ये 42वें अनुच्छेद से ही जो है अभिप्रेरित है। मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ करना 43 अनुच्छेद से अप्रेरित। अब 43 में क्या था, कृषि एवं उद्योग में लगे सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह। अब जीवन निर्वाह हेतु उनको मजदूरी देने के लिए जो व्यवस्था की सरकार ने, तो मनरेगा के माध्यम से इसको पूरा किया गया। और अनुच्छेद 37 जो है ये अलग से हमने दे दिया है। अनुच्छेद 37 क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। देखो हमने इसके पहले उसमें देखा था मूल अधिकारों में वो वाद योग्य थे, यानी उनके जो है उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर हम ज़बरदस्ती नहीं है कोई राज्यों की कि राज्य जो है ज़बरदस्ती हम राज्य से ये चीज़ ले ही लें। राज्य अगर चाहेगा तो वो कार्य करेगा, नहीं चाहेगा तो ये नहीं करेगा, हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 37 में ये व्यवस्था की गई है। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के प्रावधान को मूल अधिकार का दर्जा एक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया तथा उसमें एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। देखो डीपीएसपी में एक ऐसा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 45 था, जिसको एक संशोधन करके उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और उसमें अब एक नया प्रावधान किया गया है। तो ये क्या था, अनुच्छेद 45 जो है मूल संविधान में, इसमें 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। कहाँ पर था, अनुच्छेद 45 में था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा 21A एक नया आर्टिकल बनाया गया, इसके तहत इसे मूल अधिकार बना दिया गया। अब आर्टिकल 45 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। इस प्रावधान को ले जा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया गया और यहाँ इसकी जगह पर अब नया एक कर्तव्य डाल दिया गया, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना। 6 वर्ष से नीचे, अब 6 से 14 वर्ष
तक के बच्चों को तो बिल्कुल ही मूल अधिकार दे दिया गया, शिक्षा का अनिवार्य और मूल अधिकार निःशुल्क। लेकिन उनसे कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था और उनकी देखभाल करने को अभी भी इसमें रखा गया है DPSP में। तो इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो बिल्कुल इसी के तहत ही अनुच्छेद 45 से ही प्रेरित हैं। DPSP के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC तथा ST व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा का प्रावधान। उत्तम स्वास्थ्य हित मद्य निषेध का प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। बिल्कुल दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 46 में जो है, जो दुर्बल वर्ग हैं समाज के, जिसमें SC ST और अन्य लोग हैं, इनकी शिक्षा और इन शिक्षा का प्रावधान करना और इनके शोषण से इनकी रक्षा करना। और उत्तम स्वास्थ्य हित मद्य निषेध यानी मदिरा पान का निषेध किया गया है अनुच्छेद 47 से। ये राज्य अगर चाहे इसी के मद्देनज़र बिहार सरकार ने जो है मद्यपान पर रोक लगा दी है। वहाँ पर तो वाइन बनना भी बंद करा दिया सरकार ने। तो ये बिल्कुल अनुच्छेद 47 से ही प्रेरित सरकार ने किया है। लेकिन अभी लॉकडाउन में हमने देखा, आज के न्यूज़ में क्या सुना है कि चूँकि राजस्व का बहुत बड़ा जो है इससे लॉस हो रहा है, इसकी वजह से जो इनकी वाइन की शॉप है उनको खोला जा रहा है धीरे धीरे करके। निम्न में DPSP के विषयों की पहचान कीजिए। DPSP की विषय यानी DPSP के कौन कौन से विषय हैं उसको हमें पहचानना है। मुफ्त विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। काम पाने का अधिकार भी दिया हुआ है। विधि के समक्ष समानता ये नहीं है, ये अनुच्छेद 14 का है जो कि मौलिक अधिकार में है। और गोवध निषेध ये भी जो है DPSP का विषय है। देखते हैं कौन कौन से में प्रावधान है ये। अनुच्छेद 39 का हमने उसमें देखा था, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जो है 39 का, ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए समान न्याय प्रदान करने के लिए जो है बिल्कुल निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करना राज्य का जो है नैतिक कर्तव्य है। स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से जीविका के साधन यानी काम पाने का अधिकार भी है। स्त्री पुरुष सबको 39 का के तहत काम पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये सब जीविका के साधन हैं। और 48 अनुच्छेद कहता है दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों का संरक्षण करना, यानी गोवध वगैरह इनका निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। संसद द्वारा 3 तलाक को समाप्त किया जाना DPSP के किस अनुच्छेद के प्रावधान से प्रेरित है? तो ये है अनुच्छेद 44। संसद में 3 तलाक को समाप्त किया गया है। तो हमने बताया था 44 जो कि ये 444 दिया हुआ है, तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही जो है 3 तलाक को समाप्त किया जा सका है। तो ये है अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास किया गया है, अतः इसी से ये प्रेरित है। वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सहायता योजनाएं संविधान के किस उपबंधों से प्रेरित है? तो ये वृद्धावस्था पेंशन, अब हमने इसको भी पीछे पढ़ा है, तो ये मूल अधिकार में बिल्कुल ये नहीं दिया हुआ है, मूल कर्तव्य भी नहीं है। ये DPSP का विषय है कि जो असहाय लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, उनकी जो है लोक सहायता प्रदान करना, ये DPSP का विषय है। तो ये केवल 3 सही होगा इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो है व्याख्या। DPSP के आर्टिकल 41, हमने आर्टिकल 41 देखा था, इसके अंतर्गत असमर्थों को लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। तो ये वृद्धावस्था पेंशन भी असमर्थ लोगों से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 50 जो है अनुच्छेद 50 के तहत जो है क्या किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक बनाना तथा पशुवध रोकना। अनुच्छेद 48 ये है, पशुवध रोकना, जो हमने गोवध पढ़ा था वो इसी के तहत है अनुच्छेद 48। और 48 का जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण व वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व भारत की विदेश नीति ये शामिल है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है।
बिल्कुल मिलान किया हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 43 गाँवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योग हमने देखा था अनुच्छेद 43 में जो है कृषि और इनसे संबंधित उद्योगों से संबंधित व्यवस्था थी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, यहाँ भी उद्योग की बात की जा रही है। अनुच्छेद 43 का में भी इसकी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 43 खा जो है इसे 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सहकारी समितियों का गठन किया गया है इसके माध्यम से, 43 खा के माध्यम से। और 48 का जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। देखो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, जितने भी बड़े लेटर में ए बी ब्रैकेट में दिए होते हैं या का खा गा दिए हुए होते हैं ब्रैकेट के अंदर मूल अनुच्छेद के बाद जो है, तो इसका मतलब ये है कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसको संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बड़े अक्षर में जो होते हैं, छोटे अक्षर में जो होते हैं ए बी सी डी, कैपिटल लेटर में जो होते हैं वो संशोधन द्वारा होते हैं, और जो स्मॉल लेटर में होते हैं वो मूल संविधान के भाग होते हैं। ये ध्यान रखना है। संविधान के निम्नलिखित कथनों की सत्यता परखिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये गलत है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति तो सही है, लेकिन ये 44वें नहीं 42वें संशोधन द्वारा होगा, तो ये गलत हो गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जी.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। अब ये 2 समिति याद रखना है। जी.एस. वर्मा 1999 में इस समिति का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए, और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य लागू किए गए हैं। ठीक है, तो केवल 2 सही होगा। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ये भरमाने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भरमाने वाला प्रश्न है। हम सीधे टिक लगा के आ जाएंगे आँख मूंद करके 10 या 11। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मूल कर्तव्यों में मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा भाग का एवं अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया 1976 में। किस संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 2002 में 11 कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 2002 में जोड़ा गया। माता पिता यानी संरक्षक जो है अभिभावक 6 से 14 वर्ष के पाल्यों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसा 86वें संशोधन में कहा गया। और 84वां और 86वां संशोधन क्या था? सॉरी 1 सेकंड। 84वां यहाँ पर ये गलत लिख गया है। 86वां की जगह 87वां संशोधन होगा। 86वां तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित था, और 87वां जो है ये निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन। 84वां था निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन हेतु 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। 1991 की जनगणना के आधार पर 84वां संशोधन। लेकिन 86वां संशोधन था निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु जनगणना का आधार 1991 की जगह 2001 कर दिया गया। ये तो ये 87वां संशोधन था। 86 की जगह ये 87 होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, बिल्कुल है। देश की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों को गठन करना, ये नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव की रक्षा करना, ये है। तो ये 40 में है, जो कि DPSP का विषय है। ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत DPSP में किया गया है। निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, बिल्कुल, ये पहले ही नंबर पे दिया हुआ है। ज्ञान अर्जन, बिल्कुल दिया हुआ है। समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये DPSP का विषय है, इसका नहीं। उन्नति की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करना, ये भी DPSP, ये जो है मौलिक कर्तव्यों का विषय है, तो C वाला नहीं होगा। कमज़ोर वर्गों की सार्वजनिक सहायता करना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत DPSP का विषय है, जैसा कि हमने वृद्धावस्था पेंशन की बात की थी। तो समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, ये DPSP का विषय है। संविधान के निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं?
डीपीएसपी नागरिकों के लिए है जबकि मौलिक कर्तव्य राज्यों के लिए है। देखो ये भी बिल्कुल भरमाने वाला प्रश्न है। डीपीएसपी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि ये राज्यों के लिए है और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, तो ये गलत हो गया। डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों के लिए विधिक बाध्यता नहीं है, बिल्कुल सही है। विधिक बाध्यता डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं है, यानी कि ये वाद्य योग्य नहीं है न्यायालय में, जबकि जो हमारा मूल अधिकार था वो वाद्य योग्य था, तो ये नहीं है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन तथा वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान मौलिक कर्तव्य के साथ साथ डीपीएसपी में भी है, बिल्कुल ये सही है। तो यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। व्याख्या दे लेते हैं। डीपीएसपी राज्यों के लिए जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, ये यहाँ वहाँ उल्टा दे दिया गया था, बिल्कुल ये सही इस तरीके से होगा। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवन रक्षा का प्रावधान डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 का यानी 42वें संशोधन, जबकि मौलिक कर्तव्य में 7वां प्रावधान है। ये 7वां प्रावधान क्या किया गया है इसमें, मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवन की रक्षा करना, और डीपीएसपी में 48 का में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब देखो हम लास्ट में ये देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को याद करना अगर मौलिक कर्तव्य पूछ ले 11 हैं तो उनमें से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सरल तरीका है, संविधान का पालन व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रगान का आदर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय जो है गदगद हो जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं हम, संविधान का पालन और राष्ट्रगान करते हैं तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके हृदय गदगद हो जाएंगे, और जब हृदय गदगद हो जाएंगे तो हमारे भारत की प्रभुता और अखंडता बनी रहेगी, जिससे हमारे देश की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं जब देश की रक्षा हो जाएगी तो भाईचारा बढ़ेगा लोगों में, और जब भाईचारा बढ़ेगा तो सामाजिक संस्कृति बढ़ेगी, इसका विकास होगा, और जब सामाजिक संस्कृति बढ़ेगी तो चारों तरफ वन्यजीव पर्यावरण सब क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे अपने आप ही। और जब पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षित होंगे तो लोग मानववाद का विकास होगा, लोगों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, वैज्ञानिक सोच लोगों का बढ़ेगा, और जब वैज्ञानिक सोच बढ़ेगा, मानववाद जो है विकसित होगा तो हिंसा से हम लोग दूर रहेंगे। हिंसा से दूर रहेंगे तो संपत्ति की सुरक्षा भी हो जाएगी उसी के साथ साथ में, और जब संपत्ति की सुरक्षा हो जाएगी और हिंसा से दूर रहेंगे तो राष्ट्र अपने आप ही उन्नति करेगा, विकसित होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और 11वां तुम्हें पता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के स्कूलों में जो है नज़र आएँ, ऐसा जो है प्रावधान किया गया है गार्जियंस के लिए। तो इस तरीके से